एसडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत की दो राजवंशों के बारे में पढ़ लिया, यानी कि दास वंश और खिलजी वंश। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया है। अभी तक का अगर आप हमारा क्रमवार सारी वीडियोस देखेंगे तो उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हम लोगों ने क्लास में चर्चा नहीं किया है। न सिर्फ क्लास में चर्चा बल्कि आपको एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप इस क्लास को अगर हमारी क्लास को रेगुलर देख रहे हैं तो निश्चित रूप से मुझे पूरा उम्मीद है कि हिस्ट्री के लिए आपको कोई अलग से कोचिंग या क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो 20-25 हज़ार रुपये देकर हिस्ट्री क्लास करने जाते हैं, आप इस क्लास को रेगुलर देखिए। पूरी उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस एकदम बेहतर तरीके से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तुगलक वंश। ठीक है, एक क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक काम करने वाला यानी सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजवंश कौन सा था। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजवंश खिलजी वंश था, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर एक क्वेश्चन यह भी आता है कि दिल्ली सल्तनत में किस राजवंश का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। तो ये कौन सा है? तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक, और तुगलक वंश का कार्यकाल दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक था। तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक तुगलक था। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था यह आपसे पूछा गया है, तो गाजी मलिक तुगलक। और सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का था? तो तुगलक वंश का। ठीक है, गाजी मलिक तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से राज्याभिषेक करता है और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। जो तुगलक थे, तुर्कों के कई कबीले थे। जब हम लोग स्टार्टिंग किए थे, तुर्क स्टार्ट में पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने बताया था कि तुर्कों के अलग अलग कई कबीले थे, यानी तुर्क अलग अलग कई जातियों में बटे हुए थे। जैसे कोई चगदाई तुर्क था, कोई लचीन कबीले से संबंधित था। उसी तरीके से जो तुगलक थे, तुर्कों में किस जाति के थे? तुगलक तुर्कों में करौन कबीले से संबंधित थे। ठीक है, तुगलक तुर्कों में करौना कबीले से बिलोंग करते थे। ठीक है, मार्को पोलो एक इतिहासकार है। मार्को पोलो तुर्कों को मिश्रित जाति का बताता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मिश्रित जाति का मतलब यह है कि इनकी माताएं किसी अलग संप्रदाय से आती हैं, अलग जाति से आती हैं, और पिता किसी अलग जाति से आते हैं। तो मार्को पोलो तुर्कों को मिश्रित जाति का बताता है। ठीक है, जैसे कि गयासुद्दीन तुगलक खुद, देखिए गयासुद्दीन तुगलक का पिता का नाम गाजी तुगलक था जो एक तुर्क है, और गयासुद्दीन तुगलक की माता एक जाट महिला थी जो एक भारतीय है। यानी कि गयासुद्दीन तुगलक भी क्या था? मार्को पोलो के अनुसार मिश्रित जाति का है। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक के पिता का नाम मलिक तुगलक था और माता एक स्थानीय जाट महिला थी। यानी कि यह क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत में और भी सुल्तान होंगे जिनकी माताएं भारतीय थी, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक की जो माता थी वो क्या थी? एक भारतीय थी। यानी गयासुद्दीन तुगलक एक भारतीय माता की संतान है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के कह सकते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक किस तरीके से राजनीति में एंट्री करता है। पहली बार तो अमीर खुसरो बताते हैं कि सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक जलालुद्दीन खिलजी का अंगरक्षक बनता है। फिर जलालुद्दीन खिलजी के समय वह बेहतर कार्य करता है, लेकिन उलुग खान यानी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो जाती है। जब जलालुद्दीन खिलजी की हत्या होती है तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या के बाद फिर वो अलाउद्दीन खिलजी के शरण में आता है, और अलाउद्दीन खिलजी की जब सेवा में आता है तो अलाउद्दीन खिलजी उसे सीमा प्रहरी बनाता है। सीमा प्रहरी का मतलब कि बॉर्डर का रक्षा, यानी कि मंगोलों से पश्चिमोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी गाजी तुगलक को यानी गयासुद्दीन तुगलक को सौंपी जाती है, और मंगोलों के विरुद्ध गाजी तुगलक बहुत ही सफल होता है। ओके, अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय इसे सीमा प्रहरी बनाया जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी के समय इसे दीपालपुर का राज्यपाल भी बनाया जाता है। दीपालपुर का राज्यपाल यानी कि एमपी में जिस समय नासरुद्दीन खुसरो शाह मुबारक खलजी की हत्या कर देता है, और मुबारक खलजी की हत्या करने के बाद दिल्ली का सुल्तान बन जाता है, उस समय गाजी तुगलक ने नासरुद्दीन खुसरो शाह का विरोध किया, और गाजी तुगलक ने नासरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या की और दिल्ली का नया सुल्तान बना।
लेकिन जब नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या हो जाती है तो गाजी तुगलक खुसरो शाह की हत्या करने के बाद डायरेक्ट गद्दी पर नहीं बैठ जाता है, डायरेक्ट सुल्तान नहीं बन जाता है, बल्कि खुसरो शाह गाजी तुगलक वहाँ के जो तुर्क थे, जो और सरदार थे, दिल्ली के जो और भी अमीर थे, उनसे कहता है कि देखो अगर राजवंश में से कोई बचा हुआ है, यानी कि खिलजी वंश में से कोई भी बचा हुआ है तो उसे दिल्ली का सुल्तान बना दो। अगर कोई नहीं बचा है तो एक काम करो, तुम्ही लोगों में से जो सही लगे, जो उचित लगे, वो सुल्तान बन जाए। लेकिन दिल्ली के अमीरों ने, दिल्ली के तुर्क सरदारों ने गाजी तुगलक को ही सुल्तान बनने के लिए कहा और मध्यकाल में पहला अवसर है जब गयासुद्दीन तुगलक यानी गाजी तुगलक सर्वसम्मति से सुल्तान बनता है। ठीक है, यानी कि सभी की सहमति से सुल्तान बनने वाला गाजी तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक प्रथम सुल्तान। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत में कार्य करने वाला सबसे लंबा राजवंश है। तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाता है। यह तुर्कों के करौन कबीले से, करौना जाति से संबंधित है। मार्को पोलो इन्हें मिश्रित जाति का बताता है। गयासुद्दीन तुगलक के पिता का नाम मलिक तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक की माता एक जाट महिला थी, अर्थात गयासुद्दीन तुगलक एक भारतीय माता की संतान है। यह क्वेश्चन बन सकता है, बना भी है, आप इसको याद रखिएगा। अमीर खुसरो बताते हैं कि सबसे पहले यह जलालुद्दीन खिलजी के सेवा में आया। जलालुद्दीन खिलजी ऐसा अपना अंगरक्षक बनाता है। फिर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो जाती है। फिर यह अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में जाता है और अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में यह मंगोलों के विरुद्ध सफल रहता है। इसीलिए इसे सीमा प्रहरी बनाया जाता है और इसे दीपालपुर का राज्यपाल बनाया जाता है। लेकिन मुबारक खिलजी की हत्या हो जाती है और मुबारक खिलजी की हत्या करने वाला नासिरुद्दीन खुसरो शाह एक भारतीय मुसलमान था। इसीलिए गाजी मलिक उसकी सत्ता को मानने से इनकार कर देता है और गाजी मलिक के नेतृत्व में तुर्क इकट्ठे होते हैं। नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या होती है। फिर गाजी मलिक कहता है कि तुम लोगों में से कोई भी अगर जो योग्य समझे वो दिल्ली का नया सुल्तान बन जाए। लेकिन दिल्ली के अमीर गाजी मलिक को ही दिल्ली का नया सुल्तान बनने वाला पहला मध्यकाल का शासक था। ओके, अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीति थी, गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति में कुछ बदलाव किए। वो बदलाव पॉजिटिव भी रहे, आगे चलकर इसका असर शासन में दिखा। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी की जो नपाई व्यवस्था थी, गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी की नपाई व्यवस्था को रद्द कर दिया। ठीक है, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक के समय अलाउद्दीन खिलजी की जो नपाई व्यवस्था थी और प्रति विश्व के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था, गयासुद्दीन तुगलक ने इस चीज को रद्द कर दिया। पहली चीज। दूसरी चीज, हमने पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो स्थानीय अधिकारी थे, जो ग्रामीण स्तर पे अधिकारी थे, जो कर की वसूली करते थे, खुद मुकद्दम और चौधरी, इनके विशेषाधिकारों को रद्द कर दिया था। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने एक बार फिर से खुद मुकद्दम और चौधरी के विशेषाधिकारों को बहाल कर दिया। ठीक है, फिर अलाउद्दीन खिलजी के समय हमने देखा था कि कर की मात्रा बढ़ाकर 50% कर दी गई थी। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो कर की जो वास्तविक उपज थी, जो उत्पादन हो रहा है, उसमें कर की मात्रा 50% कर दी गई थी। ये तो किया ही गया था। इसके साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी अलग से चरी और घरी कर भी लेता था, फिर आकार कर भी लेता था। यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय कर की मात्रा इतनी ज़्यादा थी कि अगर जिसका अधिक उत्पादन होता है उसके लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिसका उत्पादन कम है वो इतना उससे टैक्स के रूप में अनाज ले लेता था कि फिर उसके लिए समस्या हो जाती थी। गयासुद्दीन तुगलक ने इस व्यवस्था में बदलाव किया। अलाउद्दीन खिलजी की इतनी बड़े मात्रा में कर वसूली की चीजों को बदल दिया और गयासुद्दीन तुगलक के समय कर की मात्रा घटा दी गई और गयासुद्दीन तुगलक ने यह नियम बनाया कि वर्ष में 1/10 या 1/11 से अधिक कर में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, सो अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, गयासुद्दीन तुगलक का यह मानना था कि अगर राजस्व में वृद्धि करना है तो राजस्व में वृद्धि, राजकोष में वृद्धि करने के लिए आप कर की मात्रा बढ़ाकर राजकोष में वृद्धि नहीं कर सकते हो, बल्कि गयासुद्दीन तुगलक यह मानता था कि आप इस तरीके की व्यवस्था डेवलप करो कि कृषि में प्रसार हो, और जैसे कृषि में प्रसार होगा तो अपने आप आपका राजस्व बढ़ेगा। गयासुद्दीन तुगलक के समय बड़े स्तर पर कृषि क्षेत्रों का विकास हुआ और यही चीज हमारी गवर्नमेंट भी करती है कि अगर आप चाहो कि सिर्फ और सिर्फ भारत के 130 करोड़ जनसंख्या को
गवर्नमेंट जॉब देकर ही सेटिस्फाई कर दिया जाए तो यह पॉसिबल नहीं। इतने बड़े स्तर की जनसंख्या को सेल्फ डिपेंड भी होना पड़ेगा, खुद का अपना कुछ ना कुछ बिजनेस अलग करना पड़ेगा। वो चीज़ें ज़्यादा पॉजिटिव है, खुद बिजनेस डेवलप करें और सामने वाले लोगों को भी बिजनेस में उसमें आग लगाएं, ये ज़्यादा सही लगता है। चलिए वो अलग मैटर है, लेकिन आप चीज़ों को आज से तुलना करेंगे। अगर लिखते हैं, मान लीजिए कि जब भी आप पॉजिटिव मेंस में लिखने जाते हैं तो मेंस में आप जब भी लिखते हैं तो सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों को रटा रटा नहीं लिख सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो तो आपको लिखनी ही लिखनी है। लेकिन जब भी आप मेंस का आंसर लिखते हैं या जब भी आप ऐसे लिखते हैं तो वहाँ पर चीज़ों को आज से कोरिलेट करना ही पड़ता है। जब आप इन सब चीज़ों को आज से कोरिलेट करके एक तुलनात्मक रूप देते हैं तो वो लेखन आपका सबसे बेहतर लेखन माना जाता है। तो गियासुद्दीन तुगलक ने जो कर में वृद्धि करने के सिवाय कृषि क्षेत्रों के प्रसार पर जोर दिया, इससे बड़े स्तर पर कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई। ठीक है, फिर देखिए कृषि को बढ़ावा देने के लिए गियासुद्दीन तुगलक ने नहरों का भी निर्माण करवाया। यह क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत का वो पहला सुल्तान कौन था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। तो दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण करने वाला पहला सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक है। आगे चलकर एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि नहरों की जाल बिछाने वाला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था, यानी कि किसके समय में बहुत बड़े स्तर पर नहरों का निर्माण हुआ, तो वो फिरोज शाह तुगलक होगा। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये गियासुद्दीन तुगलक के समय आर्थिक सुधार थे। एक बार फिर से देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की नपाई व्यवस्था को रद्द कर देता है। खुद मुकद्दम चौधरी की विशेषाधिकार जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया था, गियासुद्दीन तुगलक ने फिर से बहाल कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी की समय कर की मात्रा 50% कर दी गई थी। कारीगर अलग से लिया जाता था, फिर अकाल कर लिया जाता था। गियासुद्दीन तुगलक ने इन सारे करों को रद्द कर दिया और कर की मात्रा घटा दी गई और उसने निश्चित किया कि वर्ष में 1/10 या 1/11 से अधिक कर में वृद्धि नहीं होगी। गियासुद्दीन तुगलक राजस्व हेतु कर वृद्धि की तुलना में कृषि क्षेत्रों के प्रसार पर ज्यादा जोर दिया और इसके लिए कृषि को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर उसने पहली बार नहरों का निर्माण करवाया और दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण करने वाला गियासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान है। आगे बढ़े। गियासुद्दीन तुगलक के समय कुछ जो विजय अभियान हुए उनमें से सबसे पहले हम दक्षिण भारत चलते हैं। इसके पहले हम देख चुके हैं कि मुबारक खलजी के समय दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाने की नीति बनाई गई थी, लेकिन मुबारक खलजी ने सिर्फ और सिर्फ देवगिरी को दिल्ली सल्तनत के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया और मुबारक खलजी की हत्या हो गई थी। मुबारक खलजी की इस नीति को गियासुद्दीन तुगलक भी आगे बढ़ाता है और गियासुद्दीन तुगलक के समय, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, गियासुद्दीन तुगलक के समय वारंगल को दिल्ली सल्तनत के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया। ठीक है, वारंगल को दिल्ली सल्तनत के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाने का श्रेय, यानी कि गियासुद्दीन तुगलक के समय वारंगल में दक्षिण अभियान का नेतृत्व किया था, वो किसने किया था? जौना खां ने किया था। जौना खां कौन है? जौना खां गियासुद्दीन तुगलक का पुत्र है। ठीक है, वारंगल को दिल्ली सल्तनत के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया और वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुरा कर दिया गया। गियासुद्दीन तुगलक के समय वारंगल का नाम चेंज कर दिया गया और उसका नाम सुल्तानपुरा रखा गया। जौना खां को गियासुद्दीन तुगलक ने उलुग खां की उपाधि दी। ठीक है, फिर बंगाल की बात करते हैं तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि बंगाल में बलबन के समय बंगाल का सूबेदार बलबन के पुत्र बुगरा खां को बनाया गया था, लेकिन इस समय तक, यानी कि गियासुद्दीन तुगलक के समय तक बुगरा खां की मृत्यु हो जाती है। बुगरा खां के मरने के बाद उसके पुत्रों ने भी वहाँ के बंगाल में लेकर अव्यवस्था फैल जाती है और पूरी तरह से बंगाल का जो शासन व्यवस्था था वो चरमरा जाता है। इसी समय बंगाल में गियासुद्दीन बहादुर बंगाल में खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। गियासुद्दीन तुगलक गियासुद्दीन बहादुर के विरुद्ध खुद अभियान का नेतृत्व करता है। गियासुद्दीन बहादुर पराजित होता है, गियासुद्दीन बहादुर की हत्या हो जाती है, यानी कि गियासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान पूरी तरह से सफल रहता है। गियासुद्दीन तुगलक को बंगाल से बड़े स्तर पे हाथी प्राप्त होती है और जब गियासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से वापस आ रहा होता है तो गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को संदेश भिजवाता है।
निजामुद्दीन औलिया के साथ गियासुद्दीन तुगलक का पहले से विवाद चल रहा था और विवाद का कारण साफ था। कल हमने आपको बताया था नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने निजामुद्दीन औलिया को बड़े स्तर पे धन दिया था। जब गियासुद्दीन तुगलक सुल्तान बनता है तो उन सभी लोगों से धन की वसूली करता है जिन्हें नासिरुद्दीन खुसरो शाह के समय धन दिया गया था। और हमने कल बताया था कि निजामुद्दीन औलिया को भी धन प्राप्त हुआ था, तो गियासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया से भी धन मांगा। और जब निजामुद्दीन औलिया से धन मांगा तो निजामुद्दीन औलिया ने यह कह के इनकार कर दिया कि मैंने सारे धन गरीबों में दान कर दिए हैं, मेरे पास कोई धन नहीं है। तो गियासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान से वापस लौटता है तो बंगाल अभियान से वापस लौटते समय गियासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया को संदेश भेजा कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले आप दिल्ली छोड़ दीजिए, और नहीं तो निजामुद्दीन औलिया ने भी इसमें प्रत्युत्तर दिया कि विजयी सुल्तान, महान सुल्तान, दिल्ली अभी दूर है, यानी कि आप दिल्ली आइए। तो ठीक है, तो आगे बढ़े। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु ऐसे होती है कि गियासुद्दीन तुगलक जब बंगाल अभियान से वापस आया तो गियासुद्दीन तुगलक के भव्य स्वागत के लिए दिल्ली के समीप अफगानपुरा में जौना खान यानी गियासुद्दीन तुगलक के पुत्र ने एक लकड़ी के भव्य महल का निर्माण करवाया। ठीक है, और इस लकड़ी के महल का जो वास्तुकार था वो जौना खां का ही एक अधिकारी था, अयाज खां। यानी अयाज खां के नेतृत्व में अफगानपुरा में लकड़ी का एक भव्य महल का निर्माण करवाया गया। गियासुद्दीन तुगलक जब वापस आता है तो इसी महल में विश्राम करता है, और वहीं पर जो बंगाल से हाथी लाए थे गियासुद्दीन तुगलक इन हाथियों की परेड को देख रहा होता है। यहीं पर हाथियों के झटके से या चाहे जैसे जो लकड़ी का यह महल था वो धराशायी हो जाता है, और इसी महल में महान सुल्तान दबकर मर जाते हैं। यानी गियासुद्दीन तुगलक लकड़ी के महल में दबकर मर गया। अब उस समय का समकालीन इतिहासकार बर्नी है। बर्नी कहता है कि यह एक दुर्घटना मात्र थी, यानी कि इसमें जौना खां का कोई दोष नहीं था। बिजली गिरा और बिजली गिरने की वजह से महल धराशायी हो गया और गियासुद्दीन तुगलक मर गए। लेकिन इसामी और इब्न बतूता भी उस समय के ही इतिहासकार हैं। इसामी और इब्न बतूता ने इसके लिए जौना खां को ही जिम्मेदार माना है, और इन्होंने माना है कि जौना खां इसके लिए षड्यंत्र किया था। अब थोड़ा सा इस चीज को भी देख लेते हैं। निजामुद्दीन औलिया एक महान सूफी संत थे, और निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था जौना खां। तो ऐसा हो सकता है कि निजामुद्दीन औलिया का गियासुद्दीन तुगलक के साथ बैर था, और गियासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली छोड़ने के लिए आदेश दे चुके थे। तो निजामुद्दीन औलिया के ने कहा भी था कि सुल्तान अभी दिल्ली दूर है, मतलब कि आप दिल्ली तो आओ, उसके बाद तो हमें निकालोगे। सुल्तान दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया। दिल्ली पहुंचने से पहले इस सुल्तान निकल लिया। तो जो भी हो, लेकिन इस तरीके से गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, और दिल्ली का नया सुल्तान जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक बनता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। दिल्ली के समीप अफगानपुरा में गियासुद्दीन तुगलक के भव्य स्वागत के लिए जौना खां एक लकड़ी का महल का निर्माण करवाता है, और इस महल का वास्तुकार अयाज खां था जो जौना खां की एक अधिकारी है। यहीं पर गियासुद्दीन तुगलक हाथियों का परेड देख रहा था, और इसी समय महल धराशायी हो गया, और इसी में दबकर गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। समकालीन इतिहासकार बर्नी लिखता है कि यह एक दुर्घटना मात्र थी, इसमें जौना खां का कोई दोष नहीं था। बिजली गिरा और महल गिर गया। लेकिन उसी समय के इतिहासकार इसामी और इब्न बतूता इसके लिए जौना खां को डायरेक्टली दोषी ठहराते हैं। और एक चीज और, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसको भी फोकस करिए। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला में तुगलक काल के बेहतरीन डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया। यह क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि इब्न बतूता ने बेहतरीन डाक व्यवस्था का विवरण किसके समय का दिया है, तो तुगलक काल में बेहतरीन डाक व्यवस्था का विवरण इब्न बतूता में अपनी पुस्तक रेहला में दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से गियासुद्दीन तुगलक का टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, सारी चीजें वो हमने आपके सामने डिस्कस की, समाप्त होता है। फिर हमारा जो कल का टॉपिक है
वो मोहम्मद बिन तुगलक है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक से बहुत बड़े स्तर पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप सब जानते भी होंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक कोई सुल्तान, कोई कहता है कि सुल्तान पागल है, कोई कहता है कि सुल्तान ऐसा है, सुल्तान वैसा है। तो वास्तव में मोहम्मद बिन तुगलक कैसा था, मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में जितने भी प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं उसमें कितना सच्चाई है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक पढ़ा लिखा सुल्तान है, फिर भी उसके संदर्भ में ऐसी बातें क्यों कही जाती है, इन सब चीज़ों पे हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। अभी तक अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसको शेयर करें। और मुझे पूरा उम्मीद है अगर आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं तो आपको हिस्ट्री के लिए कोई और कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिस्ट्री नहीं, जैसे अभी हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, आप पॉलिटी भी देखेंगे। बहुत जल्दी हम करंट के भी, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट करंट है, कुछ क्वेश्चंस हैं वो लेकर आएंगे। आपका करंट भी बेहतर तरीके से तैयार होता रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।